हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण आज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखना। अगर मिस करते हो इस वीडियो को तो बेसिक कंसेप्ट आपका छूट जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ में हर चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज बनाते हो उस समय आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं बता पाओगे। एक्सरसाइज आपको उससे नहीं बन पाएगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे नहीं बन पाएगा। आप कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप उसे नहीं बता सकते हो। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि हम इस वीडियो के जरिए में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ उस पर फॉर्मूला है जो कि आपका द्विघात समीकरण में काम आएंगे, जो कि आपके बोर्ड में भी फॉर्मूला आपके बोर्ड में पूछ चुका है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, कैसे है, मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तब तक मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर तो आप लोग सबसे पहले समझना कि आपका चैप्टर हो जाएगा 4। चैप्टर 4 आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। अब जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b सी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने के आता है, आपके बोर्ड में पहचानने को आएगा कि यहाँ पर बताइए ये क्या है। ये आपका हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब आएगा ये। किसी किसी स्टूडेंट का ये भी जवाब आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि सबका यही जवाब आएगा, लेकिन ये भी आपका जवाब आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी ऐसा ही है, दोनों दिख रहा है सेम, लेकिन आपका थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, उसी अंतर के चलते ये द्विघात समीकरण हो गया। ये तो आप लोग पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद आप लोग पढ़ा ही होगा। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देखना, वहां पर मैं द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। क्योंकि इक्वल टू में 0 है, इसी कारण तो ये द्विघात समीकरण हुआ है, इसी कारण ये द्विघात समीकरण हुआ है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, आपका ये एग्जांपल हो गया। क्या होगा? एग्जांपल हो गया। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा चैलेंज के साथ बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है या फिर कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सही सही बताऊंगा, आप गलती नहीं बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इस लॉकडाउन के चलते आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि स्कूल चल ही नहीं रहा है, कोचिंग भी नहीं चल रहा है, ट्यूशन भी नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को देखना ताकि आप इस वीडियो के जरिए आप स्कूल न जाए और यहीं से आप सीख ले, जो भी क्वेश्चन है उसको बनाना जान जाए। अगर आपके दोस्त भी है तो उसको भी इन्फॉर्म कर देना, तुरंत ही उसे जानकारी दे देना कि इस चैनल पर आपको द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, और चालू हो गया है, और साथ ही इसका एक्सरसाइज भी स्टार्ट कल से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और एक बात मैं आपसे और बता रहा हूँ कि हर यूट्यूबर आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता है, लेकिन उन सबसे मैं थोड़ा सा बेहतर जरूर पढ़ाता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप गौर से देखना, ठीक है। तो बहुत ऐसे यूट्यूबर होंगे जो कि द्विघात समीकरण बताए होंगे, लेकिन द्विघात समीकरण का प्रकार नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको द्विघात समीकरण का प्रकार बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के प्रकार, आपका हेडिंग क्या हो गया? द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा अशुद्ध या मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण। और इसको तीन नाम से पुकारते हैं, अशुद्ध, मिश्रित और पूर्ण द्विघात समीकरण। किसके नाम से? तीन नाम से। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। शुद्ध द्विघात समीकरण में बी का मान मतलब कि हमेशा 0 रहता है। क्या रहता है? बी के मान। चर एक्स के पावर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका मान 0 होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स चर है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पर बी का मान 0 हो जाएगा। वही शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। क्या हुआ? वही शुद्ध द्विघात समीकरण। और अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या हुआ? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण जो भी द्विघात समीकरण है वही आपका द्विघात समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
जहां b डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर b इक्वल टू जीरो है, तभी तो b का मान जीरो रखोगे तो यहाँ पर मतलब कि ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू जीरो, b का मान जीरो नहीं होगा, ये मना कर रहा है। तो ये आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा और ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे तो वहां पर कैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के आधार पर कैसे हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके एक्सरसाइज आप लोग निकालोगे तो वहां पर मिलेगा कि द्विघात समीकरण को वर्ग करके हल कीजिए, ऐसे मिलेगा। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे मिलेगा। और कौन कौन से द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सबका मैं आपको जानकारी अभी दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आपको पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसे उतार लीजिए तुरंत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का टाइम समाप्त हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम जो था वो समाप्त हो गया, उतना देर में आप लोग उतार लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, आपके कभी कभी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वर्ग करके, वर्ग करके ऐसे क्वेश्चन आता है, वर्ग करके द्विघात समीकरण को हल करें, द्विघात द्विघात समीकरण को हल करें, हल करें। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये पर्सनली 4.2 में मिलेगा, आपको जाकर जरूर देखना। नहीं दोस्तों, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, आप जाकर क्या देखोगे, मैं आपको तुरंत एक्सरसाइज बताऊंगा, उसमें आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका कब बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका है, ये आपका द्विघात समीकरण है, 2x² प्लस 3x+5 इक्वल टू जीरो है। तो इसके आधार पर ही हम बनाएगा। और ये तो आपका हो गया 2x² प्लस 3x+5, और कहेगा कि गुणनखंड विधि से इसका हल करें, तो आप लोग इसका हल निकाल दोगे। लेकिन कहेगा कि वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें, तब आप कैसे बना पाओगे। इसलिए दोस्तों, जैसे ये मान लेते हैं, तो 2x मतलब कि x का दी होल स्क्वायर और b बाई ए, तो b का मान कौन है और a का मान कौन है, तो b हो गया, ये a हो गया। ठीक है, और c ये हो गया और a ये हो गया, इसका मान आप लोग रख देना। ठीक है, यहाँ से आपका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 5 हो गया। और वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है। जब कहेगा वर्ग करके हल करें, तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर आपको जो अचर पद है, तो c बाई ये अचर पद है, तो x² प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू, उसको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लेना, आप उसका मूल्य ज्ञात कर लेना। ठीक है, उसका आप लोग मूल्य ज्ञात करना, ये है वर्ग करके हल करना। ठीक है, अब दोस्तों आएगा कि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी जो भी मतलब कि जैसे मान लेते हैं गुणनखंड हो गया, आप लोग गुणनखंड तोड़ा ही होगा, अगर नहीं तोड़े हो तो अगर गुणनखंड, दोस्तों एक बार यहाँ पर और एक बात समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मतलब कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा गुणनखंड तोड़ने को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गुणनखंड तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट मतलब की बात है, और गुणनखंड काफी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं x² माइनस एक्स माइनस 7 है इक्वल टू जीरो, इसका गुणनखंड हमें तोड़ना है। क्या तोड़ना है, हमें इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो हम कैसे हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं, गुणनखंड नहीं टूट रहा है। तो जब गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसी गुणनखंड के लिए हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जो कि जैसे मान लेते हैं आपके बुक में देगा कि निम्नलिखित का गुणनखंड तोड़े, तो गुणनखंड तोड़ते हो लेकिन गुणनखंड टूटता ही नहीं है, तो उसको एक फॉर्मूला है, आप उस पर बनाइएगा तो आपका गुणनखंड टूट जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लिखिएगा मूलों की प्रकृति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सब देखेंगे मूलों की प्रकृति, ये आपका
हेडिंग हो गया। क्या होगा? हेडिंग हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड तोड़ते हैं तो वहां पर जिसका गुणनखंड नहीं टूटता है तो कैसे उसका मान निकालते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ पर a हो गया और b का मान क्या हो जाएगा? यही b हो जाएगा और c का मान c हो जाएगा। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर b² माइनस 4ac। आप लोग फार्मूला याद रखना, b² माइनस 4c होता है। आप इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखना, इस फार्मूला को आप हमेशा के लिए याद रखना। जहां यहाँ पे लिखिएगा, जहां d को हम लोग विविधकर या विवेचक के नाम से जानते हैं, विवेचक के नाम से जानते हैं। डी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधकर या विवेचक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर से आएगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप गुणनखंड तोड़ते हो, ठीक है, गुणनखंड आप तोड़ते हो। जैसे मान लेते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आप उन लोगों को गुणनखंड तोड़ना नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको गुणनखंड तोड़ना नहीं आता है तो आप क्लास 10th के लायक नहीं है। अगर गुणनखंड आपको तोड़ना आता है तो आप क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 आप बना पाओगे, क्योंकि उसमें द्विघात समीकरण है और उस पर आधारित फैक्टर होगा, वहां पर गुणनखंड आपको मिलेगा तोड़ने को। लेकिन आप वहां से नहीं बना पाओगे तो आप लोग को क्लास 10th में पढ़ना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ने लायक ही नहीं हो। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गुणनखंड सीख जाऊं कि कैसे गुणनखंड तोड़ना है, तो आपके लिए एक चैनल है आर्सिंग हेल्पिंग चैनल का नाम है। उस पर जाइएगा तो आपको गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं आपको वहां पर मिलेगा। आपको मिलेगा कि वहां पर गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ते हैं, आपको पूरा विस्तार से मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप लोग गुणनखंड तोड़ोगे। कितना भी भारी गुणनखंड मिलेगा तो कैसे उसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है। तो वहां पर आप जाकर उसे देख लीजिएगा उस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये समझ गए। अब दोस्तों जैसे गुणनखंड आप तोड़ते हो, गुणनखंड आप तोड़ते हो और गुणनखंड तोड़ते हो, गुणनखंड उसका नहीं टूटता है, उसका गुणनखंड ही नहीं टूटता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद रखना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा और यही एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप किसी भी गुणनखंड को आप तोड़ रहे हो, उसका मूल नहीं निकल पा रहा है, उसमें x का मान नहीं निकल पा रहा है, तो आप इस फॉर्मूला पर रहकर आप जरूर याद कर लेना, उसे जरूर मतलब बना लेना। तो यहाँ पर d है, तो d क्या है? तो d कैसे निकलेगा? तो d के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है, पहले आप d का मान निकाल लीजिएगा और वही मान आप ला जाकर इसमें रख दीजिएगा, तो आपका d का मान मतलब कि x का मान निकल जाएगा। x का मान दो मान मिलेगा, वहां पर आपको x का मान 2 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका x का मान। ठीक है। अब दोस्तों कुछ आगे है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लेते हैं अगर आपके बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, d लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। यही क्वेश्चन मैं आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसे तुरंत उतार लो। ठीक है। उसके बाद से मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। नोट है आपका, यहाँ पे ये नोट हो जाएगा। नोट पहला नोट ये है कि यदि यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो हो तो हो तो हो तो मूल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या हो जाएगा? असमान होंगे। ये आपका हो गया। अब दूसरा नोट है, दूसरा नोट क्या है? यदि d इक्वल टू 0 हो तो मूल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है।
ये आप समझिए, ठीक है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ये आपको सबसे पहले समझिए कि यदि डी का मान, डी को क्या कहते हैं, विवेचक या विविधकर। यदि डी का मान मतलब कि जीरो से बड़ा हो, क्या हो, डी का मान जीरो से बड़ा हो, तो डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये डी ग्रेटर देन 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका मान, तो उसका मान हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। क्या उसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। आपके बोर्ड में पूछेगा डी डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल होगा, तो ऑप्शन में होगा वास्तविक समान, वास्तविक असमान, मूल नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व कोई नहीं, ऐसा मतलब ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां टिक लगाना कि वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान। यदि पूछेगा कि d इक्वल टू 0 हो तो मूल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, और इसका हल जो होगा वो एक हल होगा। ठीक है, और इसके प्रत्येक स्थिति में मतलब कि जो भी आप गुणनखंड तोड़ोगे, जिसको अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, जो भी मैं आपको अभी फॉर्मूला में बताया, तो उस फॉर्मूला को आपको जो भी मान निकलेगा वहां पर दो मान निकलेगा, अंत में अल्फा और बीटा दो शून्य को मिलेगा, तो अल्फा बराबर जो भी शून्य को मिलेगा वो एक हो जाएगा, और बीटा बीटा बराबर जो भी शून्य को मिलेगा वो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर दो शून्य को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपका, दो शून्य को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दो शून्य। यदि डी इक्वल टू 0 हो तो मूल इनका अस्तित्व है, तो यहाँ पर डी समान होगा, क्या हो जाएगा, तो वास्तविक एवं समान होगा। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जब डी का मान 0 से कम होगा यानी कि माइनस में होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आप लोग इसे याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लेना, आप इसे हमेशा के लिए याद कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद से कुछ चार्ट है जिसको आप समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग समझेंगे, यही सब आपको उसमें मिलेगा, थोड़ा 2 मिनट समय लगेगा, आप उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप इस चार्ट को समझिए कि इस चार्ट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका विवेचक हो जाएगा, ये मूलों की प्रकृति और ये मूलों के मान, आपको यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, आपको यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। आप इसे जरूर याद करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान, और मूलों का मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए हो जाएगा। यदि डी का मान 0 होगा यानी कि डी बराबर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा, और मूलों के मान माइनस बी बाई टू ए और कमा माइनस बी बाई टू ए, जो भी मूलों का मान होगा वो दोनों का दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, यह जरूर याद रखना। यदि डी ग्रेटर देन डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा यानी कि डी का मान 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं है, उसका मान भी नहीं निकलेगा, उसका मान भी नहीं होगा, उसका समीकरण का हल ही नहीं होगा, द्विघात समीकरण का हल ही नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। यदि d एक पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, उसका मान भी परिमेय ही होगा। यदि d एक पूर्ण वर्ग न हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, उसकी मूलों की प्रकृति और मूलों का मान जो होगा वो अपरिमेय मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगर चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर का बेसिक समझाते रहूं और एक्सरसाइज बनाते रहूं तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारा जो भी कोई वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप उस वीडियो को तुरंत देखोगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और सारे दोस्तों के पास पहुंचे। ठीक है।